नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम जो है वर्णमाला को पूरी तरीके से समझेंगे और वर्णमाला से आने वाला एक भी सवाल आपसे न बचे, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं वर्णमाला होता क्या है। तो हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट नोट कर लीजिए आप। हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो है पहले स्वर और बाद में व्यंजन आते हैं। वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं और उसके बाद में व्यंजन आते हैं। स्वर का मतलब है पहले छोटा, बड़ा, छोटी, डॉट 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 डॉट, ये जो है स्वर आएंगे। उसके बाद का से कबूतर, खा से खरगोश, इस तरीके से आपके जो है व्यंजन आएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वर्णमाला में पहले आपके स्वर आते हैं, उसके बाद जो है आपके व्यंजन आते हैं। अब कुछ जो है नोट करने वाले पॉइंट हैं आपके लिए, वो ये हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये अक्सर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपका जो ऑप्शन वर्ण है ये सही होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला जो है पॉइंट है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें जो है आपके 13 स्वर हैं और 39 जो है व्यंजन हैं। ठीक, 13 जो है आपके वो स्वर हैं और 39 जो है वो आपके व्यंजन हैं। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। इनको मिलाकर के ये जो है आपका 52 कुल वर्ण बनते हैं। आप ये बिल्कुल आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ हम कोशिश करेंगे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिला देंगे, जिससे आप बिल्कुल इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाएँ। वहाँ आप इसको रिवीजन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल सेम तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा। अगली हेडिंग है यहाँ पे स्वर। स्वर की परिभाषा दी है यहाँ पे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण पे निर्भर न करता हो। कहने का मतलब है कि उसका उच्चारण स्वयं में स्वतंत्र हो। अगला है स्वर का एक पॉइंट कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पर मानक स्वर 10 होते हैं। थोड़ा सा जल्दी में आप समझ नहीं पा रहे होंगे। उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। और अगला पॉइंट है, उच्चारण के आधार पर मानक स्वर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर मतलब यह है कि आपका ई, आई, और ये जो है री से ऋषि जो होता है, ये उच्चारण के आधार पर नहीं लिया जाता है। उच्चारण के आधार पर री से ऋषि को नहीं लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए। और उसके बाद जो है आपके 4 हो गए, ए, ऐ, ओ, औ। लिख देते हैं आपके लिए हम यहाँ पे ए, ऐ, ओ और औ। तो 6 और 4 10। लिखने के आधार पर जो है आपके 11 होते हैं। देखिए अगला पॉइंट यही है कि लिखने के आधार पे आपके जो है 11 होते हैं। ये देखिए है, लिखने के आधार पे 11 होते हैं और बोलने के आधार पे आपके जो है वो 10 होते हैं। 10 इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये देखिए री और री दोनों का उच्चारण सेम है, एक जैसा उच्चारण है।
आप इसको बोलेंगे तब भी मुँह से री निकलेगा और इसको बोलेंगे तब भी री निकलेगा। ये कारण है कि इसको बोलने के आधार पे स्वर नहीं लिया जाता। ये सिर्फ लिखने के आधार पे जो है री से ऋषि स्वर होता है। अगला पॉइंट है वर्णमाला में कुल स्वर 13 होते हैं। कुल स्वर 13 का मतलब ये हो गया आपका 11 तो ये हो गए और उसके बाद 2 जो है अयोग वाव होते हैं आपकी अंग और आ। ये 2 जो है आपके अयोग वाव होते हैं। तो इसको अगर वर्णमाला के हिसाब से पूछे तो अगर 13 ऑप्शन दिया है तो आप वो लगा देना। एक चीज़ यहाँ समझ लो आप, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके, जो पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा वो इस पे आधारित होगा। ज़्यादातर 13 ही मांगेगा और ये दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं देगा। अगर ये ऑप्शन देगा तो ये नहीं देगा, अगर इस ऑप्शन को देगा तो इसको नहीं देगा। समझिए? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 10 और 11 दोनों कभी साथ नहीं आएगा। हमेशा लगभग आपको वर्णमाला, जहाँ पे वर्णमाला लिखा हो वहाँ पे आपको 13 स्वर लगा के आने हैं, जहाँ पे लेखन लिखा हो वहाँ पे आपको 11, जहाँ उच्चारण लिखा हो वहाँ पे आपको 10। और अगर स्वर कितने पूछे तो 13, 11, 10 में से जो ऑप्शन दिया हो उसको आप लगा देना। दोनों तीनों ऑप्शन कभी आपको एक साथ मिलेंगे नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे पढ़ाई के बीच में कि अगर आपको सीटेट की हिंदी पढ़नी है तो आप यहाँ 1-2 क्लास लीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे यहाँ से बढ़िया आपको कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं। बाकी और जो सब्जेक्ट आप जहाँ तैयारी करते हैं वहाँ से करिए, हिंदी आप यहाँ से पढ़िए। एक तरफ से पढ़ाएंगे, 15 से 16 क्लास में आपका पूरा हिंदी कवर करवाएंगे और उसके बाद लगातार आपकी प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक, तो ये मान के चलिए लगभग हमारे पास 2 महीने का समय है। ज़बरदस्त तैयारी होगी आपकी हिंदी में। आपके 15 नंबर ये आप कन्फर्म मान के चलिए। लास्ट वीडियो जो हमने खाली प्रैक्टिस सेट का डाला था उसमें 10 बोले थे। उसका रीज़न ये था कि उसमें आपको कंटेंट नहीं पता था। अब हम आपको कंटेंट के साथ लेके चलेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ आप जो है 15 इंश्योर रहिए, क्योंकि हिंदी में जो है अधिकतम नंबर ही लाने पड़ेंगे आपको और सबसे ज़्यादा जो है नंबर इसी में आप ला सकते हैं, हिंदी में, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा को सब समझते हैं। आगे देखिए, आ गया स्वरों का प्रकार। ये स्वरों का वही प्रकार है, बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा। ये जो स्वरों का ये वाला 3 प्रकार जो ये यहाँ पे लिखा है, ये स्वर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो यही वाला 3 प्रकार है, बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा आप। तीन प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो उच्चारण में कम से कम समय लें, जैसे आ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लग रहा है और यही एक कारण है कि इनको मूल स्वर कहा जाता है। ये 4 स्वर ऐसे हैं जो बिल्कुल मूल स्वर हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इसके आगे जितने भी आप स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे वो लगभग किसी न किसी अन्य स्वर या व्यंजन के साथ मिल करके अपना पूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यह आ, ई, उ और री, ये 4 मात्र ऐसे स्वर हैं, ये 4 मात्र ऐसे वर्ण हैं जो कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं और मूल हैं। इन्हें आप बेस कह सकते हैं, इन्हें आप बेस कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं आप, इन्हें आप आधार कह सकते हैं। ठीक, ये वो 3 इंक हैं प्रिंटर की, ऐसे समझिए। जो प्रिंटर में 3 इंक पड़ती हैं, लाल, पीली, नीली, उन्हीं से मैच होके सारी जो है रंग आते हैं प्रिंटर में। तो ये वही प्रिंटर के हैं मूल स्वर और मूल वर्ण। आगे इन्हीं के उपयोग से स्वर भी बनेंगे और इन्हीं के उपयोग से आगे चल के आपके व्यंजन भी बनेंगे। कैसे बनेंगे सब देखेंगे, बिल्कुल लगे रहिए आप क्लास में। अगर आपको लग रहा हो कि क्लास अच्छी चल रही है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, कि वो सब्सक्राइब करेंगे तो अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लगेगा यहाँ पे क्लास, लेकिन अगर आप पूरी क्लास में रुकेंगे तो आज का जो ये वर्णमाला का कंटेंट है वो आपका पूरा क्लियर होगा।
और हो सकता है आपको जो है इस पे ज़्यादा और समय ना खर्च करना पड़े। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की ज़्यादा परिभाषा नहीं बताएंगे, इनमें अपेक्षाकृत जो है ह्रस्व स्वर के ज़्यादा समय लगता है। आप देख भी रहे होंगे, ये था आ हमारा ह्रस्व, इसमें एक और बड़ा बड़ा का डंडा लग गया तो ये हो गया आ। अब आ को थोड़ा सा और समय लेकर बोलेंगे तो होगा आ। फिर ई को थोड़ा और समय लेके हम बोलेंगे तो होगी ई। तो जो ह्रस्व होता है उसे आप मूल स्वर समझ लीजिए। दीर्घ स्वर थोड़ा बड़ा, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। आप इसको इसे समझिए, ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। तो जिसमें छोटा समय लगे वो ह्रस्व, जिसमें ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ। उसके आगे एक प्लुत स्वर होता है, ये हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक, लेकिन हमने फिर भी इसको इसलिए ले लिया है कि अगर पूछ देगा तो आपको पता होगा। प्लुत स्वर होती है त्रिमात्रिक। और एक चीज़ और हाँ समझ लीजिए, याद आ गया, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और इनको एक मात्रिक भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक, इनको द्विमात्रिक, और ये हो गया आपके त्रिमात्रिक। ठीक, ये सब मुश्किल है आपसे पूछे, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए रख लीजिए इसको। सॉरी, ये इसको आप नोट ना करिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है कि अमात्रिक होता है, अमात्रिक होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लियर ही इसको करते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका एक मात्रिक, ये हो गया आपका द्विमात्रिक, और ये आपका त्रिमात्रिक। ठीक, तो इसको इसे याद रखिएगा। ह्रस्व एक मात्रिक, और इनको ह्रस्व को मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है समय देना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ह्रस्व स्वर होता है उसको मूल स्वर भी कहते हैं और उसको एक मात्रिक भी कहते हैं। सवाल आ जाएगा एक मात्रिक स्वर लिखिए या मूल स्वर लिखिए, वो आपने ह्रस्व पढ़ा होगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर एक ही बात है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक ये एक बात है, इसमें कुछ अलग अलग नहीं है। संयुक्त स्वर, संधि स्वर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संधि स्वर, संयुक्त स्वर और त्रिमात्रिक स्वर एक ही बात है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। इसमें जो बोलने का समय होता है वो आपका दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा होता है। जैसे आपने कोई एक ह्रस्व का उदाहरण ले लो, जैसे आपने लिखा घर, तो ये ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो गया। इसमें जो दोनों स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। जैसे आप, सॉरी, जैसे आपने लिखा अम कोई शब्द नहीं है, अन, जैसे आपने लिखा अन, तो इसमें जो है ये ह्रस्व स्वर हो गया। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा आपने आन, तो यहाँ पे हो गया आपका दीर्घ स्वर। और यहाँ पे आपने लिखा आन, तो ये हो गया आपका त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर। जैसे कभी कभी किसी को बुलाते हैं राम, तो ये जो है आपका त्रिमात्रिक में आता है। इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पीडीएफ आपको शेयर होगी, बाकी अगर आप उससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो बेहतर है, वो आपके लिए बना लीजिए। देखिए ये जो है इससे क्वेश्चन आता है, लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि प्रयत्न के आधार पर या जीव के आधार पर, एक ही बात है, प्रयत्न के आधार पर या जीव के आधार पर, वो एक ही बात है। ठीक, तो प्रयत्न के आधार पर जो है क्या होता है इसको समझ लो। जैसे कि आपकी जिह्वा होती है, इसमें क्या कर दिया, इसके 3 भाग कर दिए जिह्वा के। इसको बोल दिया मध्य, इसको बोल दिया अग्र, अब इसको बोल दिया पश्च। ठीक, तो अग्रभाग से जो है आपके ये तीनों कनेक्टेड हैं। जो आप ई, आई, ए बोलते हैं, ये अग्रभाग से है। और मध्य भाग से सिर्फ एक वर्ण है, एक स्वर है आ। और पश्च भाग से बाकी बचे हुए जो हैं वो आपके हो गए पश्च भाग से। ठीक, तो ये हो गए प्रयत्न के या जीव के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अग्रस्वर, अग्रस्वर जो होते हैं वो ई, आई, ए होते हैं। मध्य स्वर आ होता है और पश्च स्वर आ, उ, औ, ओ होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें मुख खुलने के आधार पर है, क्योंकि जब जो भी आप स्वर बोलते हैं तो आप जो मुख जो खुलता है उसके हिसाब से विव्रत, विव्रत का मतलब हो गया, इसे आप इसको याद रखिए
कि विव्रत का मतलब हो गया बड़ा व्रत, बड़ा व्रत। जब आप आ बोलते हैं तो मुंह अपेक्षाकृत ज़्यादा खुलता है। ये हो गया अर्धविव्रत। अर्धविव्रत को समझ लीजिए आप आधा व्रत, ना ज़्यादा मुंह खुला है और ना बिल्कुल बंद है, तो उसमें जो हो गया आपका अर्धविव्रत। ये है समृत। समृत में ये ऐसे है कि इनको आप बिना मुंह खो मतलब मुंह कम से कम खोले इनको आप बोल सकते हैं। और अर्धसमृत, इनको आप लगभग बंद मुंह के साथ आप इनको बोल सकते हैं। ठीक, तो विव्रत स्वर में आपका हो गया आ सिर्फ एक, और अर्धविव्रत में हो गए आपके तीन आ ऐ ओ, समव्रत में आपके हो गए तीन ई ऐ ऊ, अर्धसमव्रत में आपके हो गए तीन ए ओ। यहाँ पे एक ही बार ओ है, इसको नोट ना करिएगा, एक बार ओ है सिर्फ यहाँ पे। ठीक, चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। उच्चारण के स्थान के आधार पर देखिए बहुत बारीकी से आपके लिए मेहनत करते हैं। कंटेंट जो लाए हैं आपके लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए जब आप ये आ ओ आ ये वर्ड आप जब बोलते हैं तो आपके मुख के कंठ से, सीधे कंठ से आपके आवाज़ आती है। आप बोल कर देखिए, प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा समझ पाएंगे, और हम तो कहेंगे आप बोल कर ही सीखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से देखिए एक से दो प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे वो सीटेट हो और चाहे वो टेट हो। ठीक है, दो प्रश्न 100% आने ही आने हैं, तो आप इसको याद करिए और समय ज़्यादा ना लेते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा कंठ स्वर आ और आ है, तालु स्वर ई और ऐ है, मूर्धन्य स्वर री है। कंठ तालव्य का मतलब होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, जितना जल्दबाजी भी ठीक नहीं है कि आप समझ ना पाएँ। कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ धन तालव्य, तो कंठ क्या हो गया आ, और तालव्य क्या हो गया आपका ई, तो हो गया आपका ऐ। ठीक, इसमें जो है आपकी बड़ी ई का प्रयोग होगा। आ ऐ आ ए ओ आ धन ई, तो हो जाएगा ऐ। अब इस तरीके से इसको याद रखिए, ऐ ऐ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें, और नहीं तो आपको उम्मीद है चीज़ें पता होंगी। ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास का काम कर रही होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको वो चीज़ें कंठस्थ हो गई होंगी अब तक, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताई थी। इसमें भी सेम है, ये एक बार वो है, दो बार वो नहीं है। इसमें भी है आ धन ऊ, ओ हो जाता है आपका धन औ, जो औ हो जाता है आपका, थोड़ा साफ लिखना, आ धन ऊ, ओ हो जाता है, और आ धन औ, ये आपका औ हो जाता है, द्विमात्रिक वाला ये आपका औ। ठीक, अब चलते हैं आपके अगले पॉइंट पर। होंठ खुलने के आधार पर, होंठ खुलने के आधार पर दो तरीके से होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी हुए होते हैं जिसमें होंठ गोल हो जाए, ज़्यादा ही गोल हो गया, होंठ गोल हो जाए। आवृत्तमुखी होते हैं जिसमें होंठ ऐसे खुल जाए। तो ऊ औ ओ औ आ, ये आ जो है ये आगत स्वर है, अभी आगे आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। ये आगत स्वर है, ये बाहर से आया है, ये अपने यहाँ का नहीं है, इसलिए इसको बोला गया आगत। जो आ जाए वो आगत, आगत स्वर है। इसको आप इसे देखेंगे आयल, आयल, इसमें आपको मिलेगा जो आपको लगभग कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करिए,
आगे और अच्छा करने का और अच्छा वीडियो आपको देने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपका कवर हो। देखिए हिंदी की तो हमारी गारंटी है कि आपका हिंदी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दिलाएगा। और लास्ट में आप कमेंट करना जब पेपर दे आना, फिर आप कमेंट करना, आप खुद कहोगे कि हिंदी जो है बहुत बढ़िया आपका हुआ है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ है कि आपको हिंदी जो है हमारे यहाँ से पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ यहीं से पढ़िए और कहीं आपको कुछ हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हिंदी शिक्षण निगम है, सीटेट वाले खासकर, वो जो है अपना अलग देख लें, क्योंकि वो 15 नंबर का होता है। क्योंकि 15 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और एक चीज़ और राय देंगे, 15 गुणे 4 60 नंबर तो आपके शिक्षण अधिगम से हैं। तो आप पेडागॉजी ज़रूर पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये 60 नंबर जो है निर्णायक नंबर हैं। और ये 60 नंबर ऐसे हैं कि ये सिर्फ आपके संतुलित दिमाग के आंसर होते हैं। इनमें कोई आपसे विशेष जो है समस्यास्पद चीज़ें नहीं होती हैं। ये आपके संतुलित दिमाग का परीक्षण होता है, और अगर आप उसमें निपुण हैं तो आप ये 60 नंबर बड़ी आसानी से इसमें से, अधिकतम 60 में से 40-45 तक आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये आप 40-45 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो सीटेट आपका बिल्कुल, या टेट जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी आप हिंदी यहाँ से पढ़ेंगे तो आप 15-15-30 पाएंगे, 15 पेडागॉजी के और 15 जो है आप थ्योरी के, या पूरा जो है 30 नंबर आप पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। वृत्तमुखी हो गए, बोल के देख लीजिए, सीधी सी बात है यार, किसी पर विश्वास ना करिए आप। जब भी अगर आपको कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिले कि होंठ खुलने के आधार पर यह वृत्तमुखी स्वर कौन सा है, और उसमें ऊ लिखा है, आ लिखा है, टा लिखा है, टा तो मान लो ये गलती हो जाएगा, तुरंत समझ जाओगे स्वर है ही नहीं, री लिखा है, और ई लिखा है, तो आप तुरंत बोल के देख लो, ऊ आ री ई, आप पाएंगे कि आपका ये वाला आंसर सही है। तो बोल के देखना, कुछ नहीं करना है। जब पेपर सामने हो और वर्णमाला से सवाल हो कि ये कंठ है, तो बोल के देख लेना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करना, तुक्का बिल्कुल ना लगाना, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के तुक्का लगाएं, ये हमें बिल्कुल भी जो है उम्मीद नहीं है इस चीज़ की। आप तुक्का लगाएंगे, आप बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छे से। देखो आगे आपका आगत स्वर, आगत स्वर अरबी फारसी से प्रभावित है। आगत स्वर लगभग जितने हैं वो सारे, आगत व्यंजन जितने भी हैं वो सारे, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। आगत जितने भी हैं लगभग अपने हिंदी वर्णमाला में वो अरबी फारसी से ही प्रभावित हैं। ठीक, तो आगत जो है आ ओ के बीच में बोला जाता है। ये जैसे इसमें बोला जाता है डॉक्टर, समझ रहे, मास्टर, कुल मिलाकर जो डायरेक्ट इंग्लिश के शब्द हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने आपको एक बार लास्ट वाला ये बताया था आयल, नहीं तो आयल में भी जो है ये डायरेक्ट आयल जो है हिंदी में लिखा जाता है। तो इसको जो है इसमें आगत स्वर का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर में, मास्टर में, इसे जो है आगत स्वर का इस्तेमाल होता है। जो वर्ण सीधे अंग्रेजी से हिंदी में आ जाते हैं उनको वैसे लिखा जाता है। बाकी आप समझदार हैं। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा व्यंजन। देखो लगभग 1 घंटा क्लास चलेगी आपकी ये, तो बिल्कुल समय सुई की तरफ ना देखिए, आप देखिए अपना स्क्रीन पे और पढ़िए, इसको समझिए, क्योंकि आप शुरू होने वाला है टॉपिक वो आधे घंटे का है। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न देखेंगे और फिर जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक बार रिवीजन कर लेना आप। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका है, अगर आप उसको 3 बार रिवाइज कर लें, पुनरोक्ति कर लें 3 बार, पुनरावृत्ति ज़्यादा यहाँ पे सही शब्द होगा, 3 बार आप पुनरावृत्ति कर लीजिए, 3 बार आप पुनरावृत्ति कर लीजिए। 3 बार पुनरावृत्ति करने के बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, चाहे जितना कठिन आपको लगता हो। देखिए कठिन कोई चीज़ तभी तक कठिन होती है जब तक हम उसको मान लेते हैं। जैसे ही आपने उसको समझ लिया कि कठिन नहीं है, मैं कर सकता हूँ, वो आपके लिए सरल हो जाती है। तो जहाँ पे आपका कठिन लगे आप वहाँ उसको पढ़ना बंद ना करिए, वहाँ पे उसको और मन लगा के पढ़िए, वो आपके लिए सरल हो जाएगा। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ज़्यादा जो है इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझा दें। जैसे आपका ये का होता है, तो अगर का बिना स्वर की सहायता से बोला जाए तो कुछ इस तरीके से होगा, और जब इस पे आ मिल जाता है तब इसके नीचे से ये जो है हटता है। ये का जो है आपका, ये का, तो ये जब तक कोई स्वर नहीं मिलेगा तब तक व्यंजन का पूर्ण उच्चारण नहीं होगा। तो व्यंजन जो है सारे जो है निर्भर करते हैं स्वरों पे। व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है। अब व्यंजन के प्रकार हैं, व्यंजन यहाँ पे दिए हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के व्यंजन दिए हैं यहाँ पे।
स्पर्श स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो पहले आते हैं स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। जिन व्यंजनों जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में मुख से किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य हो। और कहने का मतलब इनका यह है कि जब हम व्यंजन कोई बोल रहे हो तो मुख के किसी भाग में हमारा जिह्वा का या दांतों का आपस में या होठों का आपस में या जिह्वा का दांतों से या जिह्वा का जो है तालू से स्पर्श हो तो वो स्पर्शी व्यंजन है। मुंह में किसी प्रकार की चहल पहल हो किसी वर्ण को बोलने में तो वो स्पर्शी व्यंजन है। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि स्पर्श के आधार पर इनको वर्ग बना के बांट दिया गया है। जो जुबान जहाँ पे अगर आपके तालू में है तो वो तालव्य हो गए, और अगर आपके जो है जुबान दंत में है तो दंत हो गए। तो इस तरीके से जो है इनको वर्ग के हिसाब से बांट दिया गया है, तो इनको जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो सबसे पहला इनका वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में 5 होते हैं। का खा गा घा, इनको कंठ भी कहते हैं क्योंकि जब का खा गा घा बोलते हैं तो आवाज़ आपके कंठ से आती है। और देखेंगे आप का खा गा घा बोल के तो जुबान का सबसे पिछला वाला भाग जो है वो स्पर्श करता है कंठ को। का खा गा घा बोल के देख लीजिए आप। चा छा जा जा तो डायरेक्ट तालू में जुबान स्पर्श करती है, तो इनको तालु और चा वर्ग के व्यंजन बोलते हैं। टा वर्ग के व्यंजन मूर्धा होती है। मूर्धा मतलब आपका तालु का ऊपरी वाला टा, जबान मुड़ के लग जाए, मूर्धा ये होती है आपकी। जबान जब है मुड़ के लगे तालू में तो टा ठा डा ढा अड़ा ये सब जो है आपके जबान मुड़ मुड़ के लग रही है, तो ये हो गए आपके मूर्धा। मूर्धा माने मुड़ जा से याद रखना मूर्धा। जब जबान मुड़ जाए तो वहाँ पे जो है मूर्धा होता है। आगे ता वर्ग ये दंत होते हैं। इनको देखना कभी बोलना तो जबान दांत से टच होगी आपकी। जो जबान है आपकी वो दांत से टच होगी। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, तो ये जो है दंत दंत हो गए। ये ओष्ठ हो गए। इनको बोलने में लगभग जबान का ना के बराबर प्रयोग होता है। पाफा बाभा माँ, इनको ओठ आपस में लड़ते हैं और ये व्यंजन मुंह से निकल आते हैं। और एक चीज़ और याद रखना आप, अभी आगे आपको हो सकता है आए लेकिन आपको यही बता देते हैं, ये पंचमाक्षर जितने भी हैं ये पंचमाक्षर एक गलत बना है। ये इसे बनता है अंगा। ठीक, तो इसको सही कर लेना, गलत बना है। यहाँ पे पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें आप ध्यान रखना इसको। ये पंचमाक्षर ये वाला इसे बनता है, ये गलत बन गया वहाँ अंगा। तो जितने भी पंचमाक्षर हैं जैसे अंगा हो गया आपका, यहाँ हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया और माँ हो गया। माँ हो गया। तो जितने भी पंचमाक्षर हैं इन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन्हें कहते हैं अनुनासिक क्योंकि इनको बोलने में नाक से अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है हवा निकलती है। अंगा यहाँ नाक का प्रयोग ज़्यादा होता है, कुल मिला के हवा निकलती नहीं है। आप कह सकते हैं यहाँ पे वायु का प्रवाह नाक से होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इनको जो है नाक का प्रयोग अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, तो ये अनुनासिक भी कहलाते हैं पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ से 5वें क्रम पे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले का वर्ग का पंचमाक्षर कौन है तो आप लिखेंगे तुरंत अंगा। का वर्ग का द्वितीय व्यंजन कौन सा है खा। या टा वर्ग का पंचमाक्षर अड़ा। तो ये बहुत ही ईजी है, कोई बहुत इसमें समस्या वाली बात नहीं है, और आप लोग तो समझदार लोग हैं। अब नोट ये देखो आ गया यहाँ पे, ये देखो आ गया, ये अनुनासिक हैं। अच्छा डा उड़ा ये उच्छिप्त हैं, ये पढ़ाई और लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। पढ़ाई और इसको लड़ाई। ठीक, तो ये इनको उच्छिप्त भी कहते हैं, बहुत ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है। डा उड़ा को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और इनका एक नाम द्विगुण भी है। द्विगुण इसलिए है क्योंकि इनके 2 गुण हैं इसलिए। द्विगुण सीधी सी बात समझो, हिंदी बहुत ही सरल है। एक बात इसको तुम लोग बहुत ध्यान से याद रखना, हिंदी के इतना जो है सरल और हिंदी के इतना वैज्ञानिक भाषा ही नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि हिंदी सीधा संस्कृत से है, तो हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही सरल भाषा है। जो जैसा लिखा है आपको वही समझना है। यहाँ पर द्विगुण लिखा है तो उसके 2 गुण हैं, एक तो वो ढा ढा है और दूसरा उसका गुण क्या है, वो ऊपर डा और ढा भी है, तो इसके 2 गुण हैं इसलिए ये द्विगुण है। ठीक,
ये आगत हैं, ये भी उर्दू फारसी से प्रभावित हैं। का खा गा खा, ये कभी देखा होगा शेर व शायरी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे खफा, गफलत, फैसल। का से आप लोग बताना भाई, हमें नहीं याद आ रहा है, ठीक, कमेंट करके बताना। का से आप लोग बताना, खा से हमने बताया, गा से हमने बताया, फा से हमने बताया। और शेर व शायरी में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शेर शायरी शौकीन लोग इनको खूब प्रयोग करते हैं दबा के। तो जब एक ही शब्द में एक ही व्यंजन दो बार प्रयुक्त हो तो एक बार आधा एक बार पूरा, तो देखो एक चीज़ और समझ ले, परिभाषा याद करने से अच्छा है आप एक उदाहरण याद कर लो, परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाएगी, परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व माने दो बार, द्वित्व माने दो बार, और एक बार आधा एक बार पूरा उसी में है, यही हिसाब समझ लो, द्वित्व एक बार आधा एक बार पूरा। तो यहाँ पे आया लल्ला, देखो, और हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, ये गलत है। उसमें एक कंडीशन है कि दोनों वर्ण समान होने चाहिए, जैसे आधा ला आया है तो पूरा ला है, आधा चा आया है तो पूरा चा है। तो जब एक ही वर्ण लगातार दो बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूर्ण, तो वो जो है द्वित्व व्यंजन होता है। तो लल्ला और बच्चा, कच्चा, पच्चा, सच्चा, इन सब चीज़ों में आपको ये सब देखने को मिलेगा। बाकी आप और बना लो। समय की ओर देखते हुए आपको चलना है, अंतस्थ व्यंजन की ओर बढ़ना है। अंतस्थ व्यंजन बहुत अच्छे होते हैं व्यंजन ये, इनमें वायु अवरोध ना के बराबर होता है। स्पर्श व्यंजन के हिसाब से वायु अवरोध बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। ये यरलव होते हैं, यरलव, यार लव। खैर इस हिंदी की क्लास को जो है हिंदी समझिए, यारा लावा, तो यारा लावा होते हैं। या हुआ को जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। अब कहोगे अर्धस्वर क्यों कहते हैं इनको, तो एक का तो हम बता रहे हैं, एक का आप अपने विवेक से समझना। कभी कभी यूनिवर्सिटी लिख देते हो आप, लिख देते हैं आप यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जो है एन यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अर्धस्वर है। वाह वाला आप बना के लाना या कमेंट करना, आप बताना, वाह का आप बताना। और कमेंट ज़रूर करना, अगर आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो अच्छा कमेंट कर देना, अगर आपको गंदा समझ में आ रहा है तो हमें सुधार करने के लिए आप बता देना कि ये सुधार करने की आवश्यकता है, तो हम वो सुधार करेंगे। लेकिन पढ़ाई में आपको जो है एक चीज़ समझ लेना, आप चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी, कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, वो तो पढ़ के समझ आ रहा होगा, और विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। रा लुंठित या प्रकम्पित है, इसका रीज़न क्या है? रा, रा एक इकलौता ऐसा व्यंजन है जिसको आप बोलने में जुबान कंपित हो जाती है, कंपन, प्रकम्पन, प्रकम्पित, कंपित, कंपित का अर्थ होता है कंपन, वाइब्रेशन। चूँकि ये हिंदी की कच्चा है तो आप कंपित को समझने की कोशिश करिए, वाइब्रेशन से आप ज़्यादा समझ पाए होंगे तो आप उससे समझ लीजिए। जब रा बोलते हैं तो सिर्फ एक इकलौता ऐसा रा वर्ण है जिसमें आपकी ज़बान वाइब्रेट होती है और किसी वर्ण को बोलने में वाइब्रेट नहीं होती। तो रा, रा लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन भी होता है। ला को पारसी व्यंजन कहते हैं, ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये गलत है। ला पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन होता है ला, क्योंकि ला जब बोलते हैं तो आपके पश्च, गले के पश्च भाग से जो है संबंध होता है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको बोलने में अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है, देखो एक चीज़ समझो, ऊष्मा तब निकलेगी जब घर्षण होगा, दोनों हथेली घिसेंगे ऊष्मा निकलेगी, तो इन्हें घर्षण, संघर्ष, ये घर्षण या संघर्ष, संघर्ष में भी घर्षण ही छुपा है, तो संघर्ष होगा तो ऊष्मा होगी, और संघर्ष जो होता है उससे ऊष्मा बनती है। तो ये दोनों चीज़ें समान हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, और ये इनका आंसर है कि संघर्ष व्यंजन शाखा शाह है। इसमें आप हाथ लगा के एहसास करना, आप बोलना का, खा, गा, घा, और उसके बाद बोलना शा, खा, शा, हा। ऐसी जगह पे आप बैठना जहाँ पे हवा का प्रवाह ना हो, और गदेली हथेली रखना आप जो है अपने मुंह के सामने, और बोलना शा, खा, शा, हा। देखना आपको वास्तव में ऊष्मा का एहसास होगा। बस ये चीज़ आप याद रखना कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे वायु प्रवाह ना हो, वो शांत स्थान हो, वहाँ पे किसी प्रकार की वायु ना हो, और आप हथेली से ये प्रयोग करके देख सकते हैं और हिंदी की वैज्ञानिकता का एहसास कर सकते हैं। हा को काकल्य भी कहते हैं, क्योंकि हा जो है डायरेक्ट गले से निकलता है, इसमें कोई जुबान का, कोई किसी प्रकार का आप जुबान रोक भी लो, हा आप बोल लोगे, आप दांत ना जोड़ो, मुंह ना जोड़ो, जो है आप हा बोल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो है इसको, अच्छा, इनको स्पर्श संघर्ष, ये कुछ ज़्यादा ही दम लगा के बोलने पड़ते हैं। चा, छा, जा, झा, इयाँ, आप बोल के देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा ही जैसे लगता है कि आपकी आँतों से आवाज़ निकाली जा रही हो, चा, छा, जा, झा, इयाँ। तो ये जो है संघर्षी हैं, आँतों का आपस में संघर्ष है,
तो चा छा जा इया, तो ये संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक, संघर्षी ऊपर यहाँ बहुत ये चीज़ बारीक है, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। व्यंजनों का जो एक और बंटवारा हुआ है वो उच्चारण के समय निर्गत वायु के आधार पर हुआ है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसको बोलते समय जो है जो वायु निकलती है उसके हिसाब से भी इनको बांटा गया है अल्प प्राण महाप्राण में। अल्प मान्य होता है थोड़ा, देखो हिंदी में यही तो आराम है, अल्प मान्य होता है थोड़ा। अब राइटिंग पे ध्यान ना देना, बड़े हो आप लोग, सब समझते हो। अल्प मान्य होता है थोड़ा और प्राण मान्य होता है वायु, क्योंकि बिना वायु के प्राण है नहीं। तो जब थोड़ी वायु निकले तो अल्प प्राण, और जब ज़्यादा वायु निकले तो महाप्राण। तो फिलहाल अल्प प्राण आप देख रहे हो। तो जब थोड़ी वायु मुँह से निकले, थोड़ी वायु प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा, देखना यही चीज़ें फंस गई। जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो पहला बदल ले रंग, पहला तीसरा और पाँचवा ये आपके अल्प प्राण होते हैं। और आप इसको प्रैक्टिकल भी करो, हिंदी बड़ी प्रैक्टिकली भाषा है, आप इसको प्रैक्टिकल करो। का बोलोगे, फिर बोलोगे खा, तो का के अपेक्षाकृत खा में ज़्यादा वायु निकलेगी, तो ये हो जाते हैं महाप्राण। इनको आगे पढ़ेंगे। तो प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे और पाँचवा वर्ण, इसको ऊपर आप एक बार समझ लो। इस मेहनत को आप सिर्फ लाइक और शेयर करके जो है सफल कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है, वो आप करिए, वो आप आगे बढ़िए। पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये जितने भी हैं सारे वर्ग के पहले तीसरे पाँचवें अल्पप्राण होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ का हमने लिखा था उसी का हो। तो का वर्ग के भी पहले तीसरे पाँचवें, खा चा के भी, टा के भी, ता के भी, पा के भी। ठीक, तो पहला तीसरा पाँचवा आपको याद रखना है। इसको 135 से आप याद रख सकते हो, जिसे हमने याद रखा है 135। पहला तीसरा पाँचवा हर वर्ण का। यरलो जो है ये भी होते हैं, इनको बोलने में बहुत ज़्यादा वायु मुख से नहीं निकलती है, तो यरलो भी इसी में आते हैं। फिर महाप्राण हो गया, महाप्राण जो बचे हुए हैं, मतलब का के बाद खा, गा के बाद घा। ठीक, तो दूसरा और चौथा, और शाखा शाह जो बहुत ज़्यादा इनको तो पता ही है, इसमें उसमें निकलती है, तो ये शाखा शाह और दूसरा और चौथा, ये हो गया आपके महाप्राण। आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन देखा आप, वैज्ञानिकता देखिए आप हिंदी भाषा की। स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसके आधार पर भी जो है, या घोषत्व के आधार पर भी इनको जो है बांटा गया है अघोष तथा घोष। सघोष में, सघोष या अघोष दो होते हैं, तो सघोष या घोष। देखो सघोष वो होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन हो। तो स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे पाँचवें स्पर्श व्यंजन कुछ नहीं, वही का चटापा है, का चा टा ता प। ठीक, कचट तप, का चा टा ता प, कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, तो इनके जो है तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण सघोष होते हैं। का नहीं होगा, खा नहीं होगा, गा घा अंगा ये होंगे सघोष। ठीक, और उसके अलावा यरलो भी सघोष होते हैं, और हा व्यंजन ये भी सघोष होता है। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो आप, अदरवाइज़ हम आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद है अघोष वर्ण, इनको बोलने में अपेक्षाकृत कम कंपन होता है। इनमें वही जो बचे हुए हैं, इस पर से प्रत्येक तीसरा चौथा पाँचवा, हाँ यहाँ ठीक लिखा है, पहला और दूसरा व्यंजन का और खा। जैसे का वर्ग है तो का और खा ये अघोष हो जाएंगे, बाकी तीन सघोष हो जाएंगे। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। का खा ये हो जाएंगे आपके अघोष, गा घा अंगा ये हो जाएंगे आपके सघोष। और उस अघोष में तीन और आते हैं, ये शा खा सा। ठीक, और शा खा सा से कन्फ्यूज ना होना, शा खा सा यहाँ पे अघोष है और शा खा शा यहाँ पे महाप्राण है। कभी कभी पूछ देता है एक ऐसा वर्ण बताइए जो सघोष हो और जो है आपका महाप्राण हो और अघोष हो, जो आपका महाप्राण हो और अघोष हो, ऑप्शन दे देगा उसमें।
तो शा खा साहा में से जो ऑप्शन हो आप वो लगा देना, हा को छोड़कर। क्योंकि हा यहाँ पे कॉमन नहीं है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हा है, यहाँ पे हा आपका है, लेकिन यहाँ पे आपको हा देखने को कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, चलते हैं अगले। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप समझ लीजिए, छत्रंग या 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। या लिखोगे कैसे तुम, अब लिख पाओगे। छत्रंग या 3 होते हैं, छा का सा से बनता है 67 कोण वाले से, त्रा तारा से बनता है। अब देखिए ये जो व्यंजन लिखे हैं यहाँ पे, समझिए बात को, ये जो व्यंजन यहाँ पे लिखा है का, और इसके आगे ऐसे ये हलंत लगा है, तो ये होता है पूर्ण नहीं है ये। जब इसमें जो है आ मिलता है तब ये का बनता है। ठीक, तो इसलिए व्यंजन स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, और यहाँ पर का और शा मिल के छा बनाते हैं। या वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, एक बार आपका ये रिवीजन भी हो गया। उसके बाद अयोगवा आ गए। अयोगवा वो होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा। अयोगवा में आपका अंग और आह दो आते हैं। ठीक, ये जो है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक मतलब इनमें जो है आप बोलते हैं तो नाक से आवाज़ आती है, जैसे आ या। इनका प्रयोग जो है सिमैया, या फिर इनका और कई सारे प्रयोग आप शब्द आप बना के देख लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, आप समय का अभाव है। और इसको सिवैयाँ, खिलैयाँ, इस तरीके से कई शब्द होंगे जिन पे ये जो है होगा, बना के देख लीजिए, समय होता तो हम आपको भी और बता देते हैं। अब प्रश्नावली आपकी आ गई। जो हमने प्रश्नावली बनाई है दोस्त, वो इस तरीके से बनाई है कि इसमें आपको समस्या ना हो। हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रख के समय नहीं खराब करेंगे। सीधे सीधे वर्णमाला क्या है, वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखा गया है। जहाँ पे जिस तालिका में वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखा गया है वह तालिका वर्णमाला है। वर्ण क्या है, जो स्वर के उच्चारण से बोले जाए वो वर्ण है। उदाहरण में लिख दो, का खा। अगला प्रश्न है अनुनासिक कौन है, तो अभी बता चुके हैं, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लग जाए वो अनुनासिक हो गया। ठीक, कुल स्वर कितने हैं, अब कुल स्वर का मतलब ये पूछ रहा है वर्णमाला के हिसाब से, तो कुल स्वर वर्णमाला के हिसाब से 13 हैं। ठीक, मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। आपको बताया था 4 मूल स्वर कौन से हैं। 4 मूल स्वर हैं आ, सॉरी गलती हो गई, आ, ई, उ और री, ये आपके 4 मूल स्वर हैं। संधि स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर देखो, संधि स्वर आपको बताया तो है हमने, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देते हैं। ये रिवीजन है, समझ लीजिए, ये हमारा जो पढ़ाना है ये रिवीजन है। यहाँ से आपकी क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। संधि स्वर जो 2 मिल के बने, जैसे आ प्लस आ, सॉरी, आ प्लस आ इज इक्वल्स टू बराबर है आ, तो ये हो गया आपका संयुक्त स्वर, और इसे संधि स्वर भी कहते हैं। इन दोनों का एक ही आंसर है। ठीक, संधि स्वर या संयुक्त स्वर बात बराबर है, उसमें कोई अलग वो नहीं है। ये संधि स्वर और संयुक्त स्वर दोनों एक है। आ प्लस आ, ई प्लस ई, चलो एक उदाहरण इसमें दे देते हैं, ये हो गई आई। ठीक, अगला हस्व स्वर कौन से हैं, हस्व वो है जिनमें कम आवाज़ निकले या कम वायु निकले, तो हस्व हो गया आ, ई, उ। ठीक, तो ये हस्व हो गए। उसके आगे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर में जिसमें ज़्यादा निकले, तो ये हो गया आ, ई, तो ये दीर्घ हो गए। जीभ के अग्रभाग से उच्चारित, अग्रभाग से क्या है, जीभ ये है। ठीक, अग्रभाग से क्या हो गया, यहाँ से तो ई आ है, यहाँ से आ है, ई, ऐ, उ, और री। ठीक, अग्रभाग से ये है, अग्रभाग से हो गए ई, ऐ और री। आगे बढ़ते, जीभ के मध्य भाग से सिर्फ एक आता है, मध्य भाग से वो है आ, छोटा आ है, ये हस्व वाला आ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जीभ के पश्च भाग से आपको पता है एक ये आता है, ऊ, औ। ठीक, बाकी देख लीजिएगा अगर आप एक बार फिर से। चलिए हम यहीं देख लेते हैं कि हम ठीक हैं कि नहीं, यहीं देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।
ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों की व्याख्या। अब आपको पता है ओठ की आकृति, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आएंगे। इसमें ओठ को आपको बताया था, एक वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक, उ औ ओ औ ये थे, एक में थे उ औ, एक में थे ओ औ। ठीक, तो इस प्रकार थे। ये आपके नॉलेज के लिए, इसको पूरी परिभाषा करिए कि दो होते हैं, एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। ठीक, तो मुखद्वार के आधार पर स्वरों की व्याख्या। मुखद्वार समृत, विव्रत, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत, ये 4 तरीके से बताए थे आपको। इनको उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग, खा वर्ग, सॉरी टा वर्ग। ठीक, ऐसे तो 4 का मुख, मुखद्वार के आधार पर वही होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत। ठीक, और उच्चारण स्थान के आधार पे का, चा, टा, ता, प, इनके 5-5 होते हैं। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। ये उच्चारण स्थान पे हो गए का वर्ग के कंठ से। ठीक, चा वर्ग के तालु से, टा वर्ग के मूर्धा से, ता वर्ग के दंत से। देख लेना, बाकी आपको भी समझ में आ रही होंगी चीज़। ता जो है वो है दंत से। ठीक, और पा वाले हैं होठ, ओठ से। ठीक, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया। व्यंजन की प्रश्नावली देखो, दोनों अलग अलग इसलिए कर दी हैं, खिचड़ी करने कोई मतलब नहीं है, खिचड़ी करके पढ़ो उसका कोई मतलब नहीं है। खिचड़ी के लिए आगे हम अभी लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें खूब बढ़िया खिचड़ी होगी, आप दबा के उसका सेवन करना। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो मिले, जैसे का और सा से मिल के बना छा, आपको पढ़ाया था अभी। ठीक, अरे यार थोड़ा सा राइटिंग पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइटिंग में विशेष पारंगत हम नहीं हैं। का और शा। ठीक, और याद रखना एक चीज़, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ याद रखना तुम, पेपर में ये ऑप्शन भी दे देगा आपको, बिल्कुल चूकेगा नहीं वो। तो ये ऑप्शन दे दे तो ये सरासर गलत है। ठीक, ये सही है, तो इसका ध्यान रखना यार तुम लोग। का और सा इतना अंतर देगा, अब आप लोग चूक जाओगे, जल्दबाजी में हो गए। ये 1 नंबर पे देगा, जब कभी ऐसा होगा ये 1 नंबर पे दे देगा, क्योंकि इसको देखो तुरंत लगाओ आगे बढ़ो, लेकिन गलत होगा। असली वो है जिसमें का में हलंत लगा हो। ठीक, तो संयुक्त स्वर आपके हो गए। ओष्ठ व्यंजन हो गए, ओ, ओष्ठ, अच्छा व्यंजन की बात हो रही। ओष्ठ व्यंजन आपके कौन से हो गए, का, चा, टा, ता, प, पा, पा, फा, बा, भा, मा, फिर आगे। ठीक, अघोष व्यंजन कौन से हो गए, अघोष कौन से होते हैं आपके, 1, 3, 5 याद था आपको। सघोष कौन, 24, इसमें यरलो और इसमें शाखा सा, हा का कल्य। ठीक, शाखा शाहा भी है इसमें, शाखा शाहा, यरलो शाखा शाहा। और महाप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। देखिए थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन दोनों एक पास ना आते तो हम ही ना समझ पाते। अघोष और सघोष, ये हमने आपको गलत बता दिया, हमने अल्पप्राण और महाप्राण बता दिया है। ये आपका होता है अघोष 345। ठीक, और ये होता है 12, मतलब 3, 4, 5 वो अघोष हो गए और 1, 2 सघोष हो गए। ठीक, इसमें 135 का नियम होता है महाप्राण अल्पप्राण में। तो 1, 2, 3, 1, 3, 5 ये हो गए महाप्राण, ये 135 हो गए महाप्राण। और बचा क्या, 4 2 और 4 ये हो गए अल्पप्राण। इसके अलावा यरलो होता है, शाखा शाह होता है। इसमें इसमें शाखा शाह हा नहीं होता है अघोष में, और इसमें जो है शाखा शाह पूरा होता है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपको सबको पता है, यारा लावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन। यारा ला, देखो एक चीज़ बहुत कायदे से समझ लो, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन दो में घड़ी अटकेगी। ठीक, तो इन दोनों में घड़ी ना अटके, इसलिए जो है बहुत कायदे से इनको जाना रटके, इनमें घड़ी ना अटके इसलिए इनको जाना रटके। ठीक, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष को बहुत कायदे रट के जाना। अंतस्थ व्यंजन यरलो, ऊष्म व्यंजन शाखा शाह, कंठ व्यंजन का से कंठ, का से कंठ व्यंजन, का, खा, गा, घा, जितने भी हैं पांचों। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो आपको ऊपर बता चुके हैं। संयुक्त व्यंजन फिर देख लो भाई, इस बार दूसरे ही देख लो, ता, धन, रा, त्रा। ठीक,
किस किस व्यंजन से बना लियो, फिर आ गया। रिवीजन बढ़िया हो रहा है आपका। का धन शा से बना है। संयुक्त व्यंजन त्रा किससे बना है, अभी फिर से आया था, लो फिर से बताते हैं। त्रा बना है ता धन रा से। ठीक। अयोगवा किसे कहते हैं, अंगवा अयोगवा, इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा। अंग वा अयोगवा। ऊष्म व्यंजन शाखा शाह, वो तो बार बार आ रहा है प्रश्न आपसे, चलो रिवीजन के लिए बढ़िया है। काकल्य होगा ये, कल्य नहीं, काकल नहीं होगा, काकल्य होगा। ठीक, काकल्य, काकल्य होता है हाँ। संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी आपको दो पढ़ाए थे। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। संघर्षी होते हैं चाचा चाचा यहाँ, स्पर्श संघर्षी होते हैं जो ऊष्म होते हैं, माने सा खा शाह। ठीक। अब द्विगुण व्यंजन, द्विगुण बताया था जिनके दो गुण हो वो द्विगुण, द्विगुण वाले द्विगुण, डा और ढा। ठीक, ये द्विगुण हो गए आपके। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन यार बहुत सरल है, इसमें का बनाओ उसके आगे नुक्तक चढ़ा दो, खा बनाओ उसमें नुक्तक लगा दो, ये सब है। गज़ल फसल गज़ल। वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं यार, 39 है। ठीक, राम राम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। और जिसका जो धर्म है उस सारे धर्म में उसको जो है हमारा अभिवादन स्वीकार करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जो है बढ़िया अपने जीवन में आगे बढ़ें, परीक्षा पास करें। इसमें कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं वो भी, और जो चीज़ें आपको ख़राब लगी हैं वो भी, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी हम इसमें जो है और अच्छे से आपको समझा पाएंगे। ये पीडीएफ साफ़ कर लेते हैं, पीडीएफ कोशिश करके आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना बढ़िया अच्छे से। और फिर जो है आपका वर्णमाला कंप्लीट है, ये याद रखना। ये जो 15 क्वेश्चन इसमें है आपके, और व्यंजन में कितने हैं 20, 35 क्वेश्चन अगर ये आप करके गए, 35 क्वेश्चन करके गए आप याद, तो वर्णमाला में कुछ नहीं बचा, बस बचा है तो सिर्फ 3 बार का रिवीजन, 3 बार रिवीजन करिए और वर्णमाला के 2-3 नंबर जो भी आते हैं वो आपने कंप्लीट करिए। ठीक, चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं आपसे।